आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, चाहे वहां आईआईएम बनने के लिए, चाहे एम्स बनने के लिए, चाहे वहां पर कॉलेज बनने के लिए, चाहे वहां के रोजगार डेवलपमेंट होने के लिए, रोजगार के लिए 118 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश भारत की सरकार ने वहां किया है, वो अपने आप में ही इस बात को दर्शाता है कि निश्चित तौर पर घाटी के अंदर चैन है, अमन है, शांति है। ठीक, वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, मूल सवाल तो वही है जो कि बाकी राज्यों में भी है, लेकिन 370 का हटना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल तो था, और ये चूंकि अस्थायी व्यवस्था थी तो उस अस्थायी व्यवस्था को सदा के लिए हम स्थायी नहीं बना सकते थे। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, कोई विरोध कर रहे थे, कोई समर्थन में थे, और बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने फैसला लिया इसको खत्म किया जाए, इस अस्थायी व्यवस्था को। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो उसका पड़ा है, और मेन स्ट्रीम का हिस्सा जम्मू कश्मीर हुआ है, वो इस रूप में भी हुआ है कि जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, और जो बाकी राज्यों में जो आरक्षण व्यवस्था सब लागू है, ताकि उन लोगों तक भी उसका लाभ पहुंचे जहां वो अभी तक छूट गए थे, और खासकर जम्मू कश्मीर में तो छूटे ही हुए थे। तो कई तरह के लाभ तो मिले हैं, पर हाँ सवाल भी है। क्या कहना है आपका? ये कि आज भी प्रधानमंत्री जब अपनी पहली विजिट पर गए तो उन्होंने जो जुमले और जो झूठे वादे या झूठी गारंटी की थी उसको पूर्ण नहीं किया। उन्होंने एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया, और उन्होंने कहा था हम जल्द ही हालात ठीक होने के बाद चुनाव करवाएंगे। तो मेरा सीधा प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ये मानती है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है? और मैं अभी डेक्कन हेराल्ड के अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जी, जम्मू रीजन में 70% मोर देन सच अरेस्ट रिकॉर्डेड, मतलब हालात बड़े हैं जो पहले केसेस होते थे। और दूसरा ये कि आज तक ये सरकार ये नहीं बता पा रही है कि इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में कितनी नई फैक्ट्रियां लगवाई, कितने नए रोजगार जो एमओयू साइन करे गए थे कितने वास्तविक हो गए हैं। बातें करना, झूठे वादे करना, इस सरकार का 2014 से एक ही पथ है कि झूठ बोलकर देशवासियों को भ्रमित करें। ठीक, जम्मू कश्मीर का जहां तक मैं एक और बात कहता हूं, 370 के तहत प्रावधान थे, 370 अब भी संविधान का हिस्सा है। जिस प्रकार 371 के तहत कुछ अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों को स्पेशल स्टेटस है, ऐसे कुछ चीज़ों में जब 370 के तहत था। एक तो ये झूठ कि 370 खत्म हो गई है। 370 आज भी ज्यादातर हिस्से निरस्त किए गए, तो हम भी नहीं कह रहे कि पूरे तौर पर खत्म हो गई है, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, उसका अपना एक नहीं आप मेरी मैंने किसी की बातों के बीच में नहीं बोला था। मैं चाहूंगा कि मैं अपना सर काउंटर क्वेश्चन करूंगा सर, मैं तो एंकर की भूमिका में हूं, क्योंकि आपका मैं किसी और को इजाजत नहीं दूंगा, पर मेरा फर्ज तो बनता है मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल करिएगा। नहीं, आप मेरी बात पूरा होने के बाद मेरे से 50% पूछना, मैं सबके जवाब बताइए समय हम लोग क्योंकि इसमें क्या है कि मैं जो बात जी बताइए, जो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की हर गारंटी झूठ की गारंटी है, वो आज साबित हो गया। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास प्रधानमंत्री को जाना था, जो राज्य स्टेटहुड का जो वादा किया गया था सदन के अंदर और बाहर, क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? अगर वहां हालात सवाल आपने पहले ही पूछ लिया, आगे कुछ बताइए। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक, और जो मैंने फिर वही कहा कितने नई कंपनियां वहां पर आई, मेरे साथी बताएं जो एमओयू की बात करी जा रही है। मैं जवाब ले लेता हूं। दूसरा भारतीय मैंने 3 चीजें आपसे पूछी हैं कि स्टेटहुड कब दिया जाएगा। पहला, जो वादा कहा गया था जिस दिन कितना निवेश हुआ, दूसरा उसको वादे को 5 साल तक ना पूरा करने की झूठ की गारंटी मोदी सरकार। ठीक, जेपी लोहिया साहब, आप यदि सुन चुके हो तो जवाब दे दीजिए, मुझे राज्य नहीं तो मैं सवाल दोहरा देता हूं। दर्जा कब मिलेगा? राज्य का दर्जा कब? हाँ मैं समझ गया सर। लोहिया साहब सुन चुके हैं आप, या मैं सवाल दोहराऊं? जी हाँ संजय जी, मैं सुन लिया हूँ बिल्कुल। देखिए, मैं अपने मित्र को बड़े ही विनम्रता से बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे। देखिए, ये जो आपका
आपके जो घाव दिए गए हैं देश को, नहीं सर, एक ये ही बताइए घाव सर, भरने यहाँ पे तो में। मेरा भी सवाल है। 2019 जी में अगस्त में आपने 370 निरस्त किए ज्यादातर हिस्से को, लेकिन 5 साल तो हो गए सर। मेरा गणित उतना मजबूत नहीं है, फिर भी इतना तो है ही, 5 साल तो हो गए। क्या वाकई नहीं, उसको राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कब मिलेगा? डिलिमिटेशन की आड़ में कब तक चुनाव नहीं होंगे? और प्लस जी इन्वेस्टमेंट कितना पहुंचा, जो जी बड़े बड़े नहीं, दावे संजय हुए जी, थे। जी संजय जी देखिए, आप हमसे तो बहुत ही समझदार हैं और मैं बधाई देता हूँ आपको। सर नहीं नहीं। और ये आपका बड़प्पन है, और शैली आपकी बहुत अच्छी है। देखिए संजय जी, निश्चित तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 118 लाख करोड़ रुपए ठीक। जो कश्मीर के अंदर जो निवेश किया गया है भारत सरकार की तरफ से, उसमें आईआईएम, उसमें आईआईटी, उसमें मेडिकल कॉलेज, उसमें कैंसर हॉस्पिटल्स, और एक भी 2 वंदे ऑपरेशनल हुआ है भारत। क्या? जी एक भी ऑपरेशनल हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल। देखिए, ये तो जम्मू कश्मीर के लोग, घाटी के लोग, हाँ, फिर आप किसी झूठ से और जुमले पूछिए। 2007 की है। संजय जी, संजय जी वशी देखिए, साहब जवाब सुन लेते हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा, चिंता मत कीजिए झूठ नहीं सर, चलने मैं पूरा दिया न्याय जाएगा। देता हूँ, विश्वास मैं मानिए, हम आप आपको लोगों के सुनेंगे। साथ इस बैठता वक्त हूं, आप वैसे उनको, नहीं उनकी बारी, बैठता आपने हूं। सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, मैं आपके पास फिर कि आऊंगा। जी मैं बोलिए। अपने वरिष्ठ मित्र से इतनी ही विनम्रता से बोलूं, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, हाँ मेरी बोलिए बोलिए, आदत। अपनी बात पूरी देखिए करें। संजय जी, मैं जहां रहता हूं, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 354 फैमिली कश्मीर से आती हैं, जी और वो सभी कश्मीरी पंडित हैं। आज जब उनके चेहरे मैं देखता हूं, जब मेरी उनसे बातें होती हैं संजय जी, आज वो इतने खुश हैं, और इस बात को वो बोलते हैं, इस बात को कहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात को कह रहा हूं आपके सामने, कि मोदी सरकार ने और 370 हटने के बाद जो हालात, जो खुशनुमा हालात घाटी के अंदर पैदा हुए हैं, जी वो 2019 से पहले नहीं थे। ये मैं ठीक। आपको दावे के साथ कह रहा हूं संजय जी। और मैंने निवेश की बात आपको बताई, लगभग 118 लाख करोड़ रुपए, जो कि वहां रोजगार के आयाम के लिए, जो कि वहां शिक्षा के लिए, जो कितने कि लोगों वहां को स्वास्थ्य एम्प्लॉयमेंट के दिया है लिए। सर आपने? कुछ आपके पास है डाटा? संजय जी, मैं ये तो अभी निश्चित रूप से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक मोदी मेरे पास सरकार जानकारी है, प्रतिबद्ध है। 30,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। मैं बिल्कुल उसी आंकड़े पे आ रहा हूँ, जी जहां तक मुझे जानकारी है पूरी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मोदी सरकार घाटी के युवाओं को और वहीं पर रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, और शांति अमन की जो बहाली जी कश्मीर के अंदर हुई है मोदी सरकार के माध्यम से जो हुई है। संजय जी देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, अभी इसको थोड़ा सा अगर हम पीछे पलट के देखें संजय जी, एक आधे से ज्यादा हिस्सा तो वहां अलगाववादियों को उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए, उनके आने जाने के लिए, उनके खर्च के लिए खर्च किया जाता था। आज वो सारी चीजें मोदी सरकार ने ठीक है खत्म सर, की मैं हैं। समझ गया सर। बाकी मैं फिर तो आपके पास आऊंगा, क्योंकि और भी कई मेहमान हैं, उनका भी सुनना जरूरी है, क्योंकि सारे जवाब तो आप ही से लेने पड़ेंगे, और इसलिए आप नोट करते रहिएगा प्लीज, क्योंकि ताकि सवाल दोहराने में समय न जाया हो। वशिष्ठ साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे तो पूछ ही लीजिए, फिर मैं पहले पीडीपी के नेता से मैं का स्वागत कर लूँ। शहनवाज मीर साहब, आपका बहुत स्वागत है। हाँ बताइए वशिष्ठ साहब। ऑडियो तो म्यूट ये हो रहा है। खुद ही बता दे, जो इनके गृह मंत्रालय के डाटे हैं, जी कि कितने सिक्योरिटी पर्सनलों की हत्या 370 के बाद सिविलियंस मारे गए, और कितने शहीद हुए हमारे सिक्योरिटी पर्सनल। अपने ही आंकड़े बता दे, तो इनको पता लग जाएगा कि जो झूठ कह रहे हैं कि उसके बाद सब कुछ वो हो गया है, बातें कहने की बात है। मैं फिर कह रहा हूं, एनआईटी हो या और सब चीजें पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, और एक सरकारों का काम है कि कामों को आगे बढ़ाना। जितना बड़ा बजट ये कह रहे हैं, अगर इतना काम हो जाए, इतनी चीजें आ जाए, तो फिर दिक्कत ही क्या है। हाँ, बोलने में हमेशा ये इस मामले में माहिर है, झूठ बोलो और भाग जाओ। ठीक सर। भाई मीर साहब, ज़रा आप समझाइए, क्योंकि आप बहुत करीब से जम्मू कश्मीर को देख रहे होंगे, और पीडीपी एक दल है, राजनीतिक दल वहाँ पर है जो सत्ता में भी रही है। क्या अनुभव है आप लोगों का? देखिए, जो आज मोदी जी का विजिट था, हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक दो तीन चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इवेंट से। जी
एक तो ये कि जो हमारा ये जो हमसे छीना गया, जो रातों रात हमारे ऊपर वो डाका डाला गया 370 का, जो इन एब्रोगेशन की और 35A की जो एब्रोगेशन हो गई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ये वादा किया था, वी विल रेस्टोर फुली स्टेट जेल के। तो एक उस चीज से हमें ज्यादा मायूसी हो गई। दूसरा जो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, 10 साल के मतलब 10 साल पहले इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, अभी 10 साल होने को है, कोई इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेन इशू है, जो मोदी जी यहाँ पे आए थे, जो सॉरी। ये इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, मैं आपको ये वाजिया करूं, जो ये क्लेम कर रहे हैं ये जनसला वो ये, it's very unfortunate and I think it's the first time in our history जो लोग लाए गए थे, they are all employees, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के SPOs हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हो, उनको लाया गया था, चाहे वो हेल्थ लेकिन डिपार्टमेंट के वो शहनवाज वर्कर्स साहब, हो। एक बात जो आप जी कह रहे हैं ये बात सही है कि काफ़ी पर्सनल बारे भी गए, लेकिन ये तो सरकार भी नहीं कह रही है कि पूरी तौर पर आतंकी घटनाएं खत्म हो गई हैं। हमने स्वयं सवाल किए कि भाई इतनी लगभग 600 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं, जो पहले ज़्यादा होते थे उसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम घटनाएं हुई हैं। और आतंकवादी तो खैर क्या है ना कि जब अपने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो जब देखता है कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी आम शहरी को चलते फिरते मार दे, ये बहुत दुखद है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल है क्योंकि अभी वो केंद्र के अंदर ही है। तो इसका जवाब दीजिए आप लोहिया साहब, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना कि एक देखिए कब स्टेट का दर्जा मिलेगा, कब चुनाव होंगे। देखिए चुनाव यदि हो जाते हैं ना तो वैसे भी बहुत सारे सवाल खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन फिर बढ़ जाता है पॉलिटिकल नेताओं का। देखिए संजय जी, मैं एक उदाहरण आपको सामने रखना चाहूंगा। जी। जब एक साधारण इंसान को एक टीबी की बीमारी हो जाती है तो लगभग उसको भी 6 महीने का उसका भी कोर्स होता है उसकी दवाई खाने का। अब तो 5 साल हो गए सर। ठीक है। आज ये तो 70 साल का बोया हुआ एक ऐसा बीज था देश के सर सामने, अनंत काल तक हम थोड़ी ये सफाई दे जिसको पाएंगे। काटने में देश की जो सरकारें, जो पीछे की सरकारें थी, वो बिल्कुल सक्षम नहीं थी। सर उन्होंने आप इसको सक्षम है तो जरूरत ही नहीं आपने समझा 5 के। साल क्यों अभी तक वेट किया है? इसके बाद भी कुछ समय सीमा नहीं तय कर पा रहे, यही तो सवाल है। संजय जी, मैंने कहा ना, बीमारी को काटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा जी। और दवाई थोड़ी कड़वी है, बीमारी कटेगी। आज देखिए जहां आतंकी घटनाओं में लगभग 70 से 72% और 80% के आसपास की जो कमी आई है, तो ये भी देश के सामने है। और संजय जी सबसे बड़ी बात, अभी मेरे जो एक पीडीपी, शायद पीडीपी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने भी बात को रखा। जी। देखिए संजय जी, एक ये दौर में वही आपके पार्टी साथ है। सरकार में भी थे, ये भी याद रखिएगा। जी जी बिल्कुल, ये वही पार्टी है संजय जी, जी। ये वही पार्टी है जी जिस पार्टी के मुखिया ये कहते नहीं भूल रहे थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हीं के साथ जाकर अरे आप यहाँ सत्ता तिरंगा में उठाने साथ वाला नहीं, यहाँ निभाए, तिरंगा ये भी लहराने सवाल वाले तो रहा ना मिलेंगे। सर। ये जब आप ये आलोचना करते हैं तो इस आलोचना को आपको भी सुनना पड़ेगा कि फिर इन्हीं के साथ मिलकर आपने सत्ता भी चलाई। संजय जी देखिए, मैंने अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया दवाई का। जी। देखिए मैं एक राजनीतिक पार्टी का एक प्रवक्ता हूं, लेकिन कई चीजों को मैं इशारे में आपसे कह सकता हूं जो कि ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी और वक्त लगेगा, बहुत कुछ आलोचना करने से बात बनेगी नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, यही ना? लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं, जी। वहां चुनाव भी होंगे, वहां दर्जा भी ठीक दिया सर। जाएगा। नहीं वो और सब तो वहाँ- ठीक है, होंगे पर तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी सर। भारत देश विकसित राष्ट्र भी होगा, ये भी एक सवाल है कि, और हर कोई उम्मीद करेगा कि विकसित राष्ट्र हो जाए। संजय जी एक समय ऐसा था जी। हर घर से आतंकी निकलता था। आज एक समय ऐसा आ गया है कि हर घर खुशनुमा की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा अच्छी सा बात है, धैर्य। हमारी शुभकामना है सर, अच्छी बात है, लेकिन सवाल भी है, उसका जवाब भी आप ही को देना है। विनीत सिंह जी, प्रोफेसर साहब, आप चूंकि सहयोगी हैं बीजेपी के, तो जरा समझाइए कि क्या वाकई 370 हटने भर से फिजा में तब्दीली आई, और क्या वाकई यदि आई है तो किस रूप में आप देख पा रहे हैं? क्या सिर्फ एक मनोविज्ञान के तौर पर, या वाकई लगता है कि वहाँ पर आम शहरी उतना ही महफूज है जो अन्य राज्यों में है?
संजय जी नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। नमस्कार। आप मेरे पास 27 मिनट के बाद आए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे 2 मिनट का समय मिलेगा। सर मैं बिल्कुल दूंगा सर। और आप आखिरी में बोलने का एक ये फायदा जरूर होता है कि आप सबकी बात सुन लेते हैं, फिर आप उत्तर दे सकते हैं। जी पहले तो ये जान लें, समझ लें कि हम विपक्ष की परेशानी समझते हैं कि 370 हटने के बाद क्यों इनको जलन हो रहा है। ठीक। क्योंकि 370 के आड़ में जो अपना ये स्वार्थ सिद्धि करते थे अब वो नहीं होगा। और मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूं, जैसे हाँ। आपने कहा था कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितनी नौकरियां मिली, जी। ये एक एक चीज करके बताऊंगा ताकि चीजों को एक कंपेरेटिव एनालिसिस बिफोर 2019 और आफ्टर 2019 हम कर सकते हैं। ठीक। आपने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि अब तक 30,000 कश्मीरी युवकों को नौकरी मिल चुकी है। इसके अलावा मैं एफडीआई की बात कर लूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 2019 तक अब तक मात्र 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। ठीक। 5 साल के अंदर में 82,000 करोड़। अब बात करते हैं कि उसका एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है संजय जी, वो घट के 4% हो गया है। ओके। जो कि सेंटर का जो फिगर है उसके बराबर है। इट मींस कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अब बात करते हैं टूरिज्म पे। 370 हटने के बाद टूरिस्ट कैसे बढ़े हैं। अब तक जो रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़े हैं कि 2.5 से 3 करोड़ टूरिस्ट वहां पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो यह दर्शाता है कि लोगों में जो एक मैसेज जा रहा है कि आपको यहां कुछ नहीं होगा। जो जम्मू कश्मीर, जिसको कि अमीर खुसरो ने कहा था कि अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, अब उसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। हम ही अस्त। तो ये तो बदलाव है संजय जी। तो बिल्कुल ये जान लीजिए कि 370 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में अमन चैन है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और ये विपक्ष के लोग कितना भी हाय तवा मचा लें, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर के नौका पार नहीं होती। क्या तो आप बोलते रहिए, हम काम करते रहेंगे। ठीक है। आपने अपनी बात पूरी कर लिया। मैं कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल, आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है। मैं जरा अपने पत्रकार महोदय को जरा जोड़ना चाहूंगा। शेख मंजूर साहब, जरा चूंकि आपने तमाम राजनीतिक दलों को सुना, आपने सबकी अपनी अपनी बातें हैं और अपने अपने सवाल भी हैं। 370 हटने से पहले की और 370 हटने के बाद क्या वाकई कुछ ठोस बदलाव नहीं दिख पा रहे हैं क्या? जो नेताओं के सवाल है देखिए, विपक्ष के 370 जो भी पॉलिटिकल पार्टी है इसको पॉलिटिकल इशू बनाया गया। एक्चुअली अगर आप देखेंगे इसको, राइट फ्रॉम 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे 370 की बात करेंगे, बिफोर 5 अगस्त 2019 44 टाइम्स इस आर्टिकल की अमेंडमेंट्स हुए थे थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ था दैट वाज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट 35A। अगर आप देखेंगे रिसेंटली रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में प्लेस किया, तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि कितने लोग आफ्टर 2019 कश्मीर गए हैं। द नंबर इज 200 समथिंग लाइक 35 और 30। आई एम नॉट, एलजेपी के नेता बता रहे थे 2 करोड़ से ज्यादा वहां और उसमें मैक्सिमम नंबर्स जो है दे हैव गॉट इन जम्मू। अब ये देखिए और चीज़, अभी आपने अगर देखा होगा लद्दाख में मैसिव रैली हुई जिसमें वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दीजिए, और ये भी कहते हैं कि हमारी जो है लिंग्विस्टिक और जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ पेश किया जाए। इनका एक डेलीगेशन भी यहाँ आया था जो होम मिनिस्टर से मिला, लेकिन इन स्टॉक्स शेड्यूल में लाने की बात भी हो रही थी। उसमें कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला। अब बात है, अगर सारा कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ 2 चीज़ का कहिए। इस वक्त इवन आफ्टर अगर आप देखेंगे 12 घंटे का लोड शेडिंग है कश्मीर में। 12 घंटे का? हाँ, गो एंड आस्क एनीबॉडी इफ आई एम रॉन्ग, आई स्टैंड करेक्टेड। 12 घंटे का। और सर्दियों में जो हाल कश्मीर का है और जम्मू में भी, ये नहीं कि वहाँ नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा चीज़ है। अगर इफ एवरीथिंग, पर एक आंकड़े तो बता रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट बाद 4% रह गए वहाँ। ये कहते हैं ना, आप वहाँ जाकर ये कहते हैं जी, वो अनएम्प्लॉयमेंट सेटल इट इज़ हाईएस्ट वहाँ पर जो लोग कहते हैं। कोई जो नई रिक्रूटमेंट नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुछ और लोगों को, कुछ 1000 लोगों को और रिक्रूट करेंगे। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, सारा कुछ अगर ठीक है, हमारा सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ